वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 1 और 2 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो कोर टारगेट है वो इस लाइव क्लास में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर को कवर करना, प्लस साथ के साथ में हमारा फोकस जो है वो रिवीजन की तरफ भी है। हम डेली जो है वो करंट अफेयर करते हैं। इसमें हमारा कोर टारगेट है कि 1 ईयर के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। जनवरी और फरवरी 2024 इनके करंट अफेयर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ऑन यूट्यूब, आप चेक कर सकते हैं। प्लस दिसंबर भी हमने जो है वो डेली के करंट अफेयर को फॉलो करते हुए ख़त्म कर दिया है। तो अभी शुरुआत जो है वो हम जनवरी के साथ करेंगे, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मार्च 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम कवर करेंगे। इससे क्या है कि हमारा जब एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा करंट अफेयर के लिए, और करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर या फिर ट्राइब्स, इन सभी को हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेन टारगेट है, मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है एक तरह से जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनको भारत में, यानी कि भारत में जितने भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उन सभी को जो मैनेज करता है, दैट इज़ योर बोर्ड। ये जो बोर्ड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये जो है वो प्रॉपर मैनेज और मॉनिटर करता है। अभी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद, हरियाणा में है। इस बोर्ड में जो वो टोटल 5 मेंबर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना फरीदाबाद, जो हमें फरीदाबाद हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। देन एक पॉइंट और याद रखना कि जो आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर भी जो हरियाणा में है। प्लेस का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका टोबैको बोर्ड की अगर हम बात करें तो 1976 में बना था ये, और बाय एन एक्ट है इसका, टोबैको बोर्ड एक्ट 1975, यानी कि ये एक जो है वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो गुंतर, आंध्र प्रदेश। जो पिछले करंट अफेयर है हमारे, यानी कि फरवरी 2024 का करंट अफेयर, उसमें आपको सारे के सारे बोर्ड्स हैं, पूरे लिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं उसको। उससे क्या है कि देखो, स्टैटिक में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ना ये बोर्ड से रिगार्डिंग जितने भी कॉफ़ी बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड हो गया या फिर टी बोर्ड हो गया, इनको लेकर क्वेश्चन बन रखे हैं मैच द फॉलोइंग में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और टोबैको के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो आपका 31 मई को होता है, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का आफ्टर चाइना। देन उसके बाद नेक्स्ट है शिंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है? केरला में है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट के साउदर्न पार्ट में है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर प्रिजर्व का पार्ट है। देखो, वेस्टर्न घाट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट का एक्सटेंट जो है वो अगर हम बात करें गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स जो रीजन है वहाँ पे। वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024। ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखो, इससे पहले जो है वो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो 2020 तक था, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसको चेंज कर दिया था। कारण क्या था इसका? कि यहाँ पर डाटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड इशूज़ थे, प्लस साथ में इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग कंसर्न थे विद रिस्पेक्ट टू द रैंकिंग। सर्टेन कंट्रीज़ की रैंकिंग को लेकर जो है वो इसमें इशूज़ चल रहे थे काफ़ी, तो इसलिए जो है वो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया बिजनेस रेडी इंडेक्स। अभी 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो 2024 के बिजनेस रेडी इंडेक्स की रिपोर्ट थी उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है, ठीक है, जो हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट 2026 तक हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी, और इसको हम पूरा इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक याद रखना आप बनाए 1944 में, और अलॉन्ग विद IMF भी है जो वो इसी साल बन रखा है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों एक साल में बन रखे हैं। 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक था वो था 38। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। रैंकिंग अभी पिछली पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो पिछला भी पूछ सकता है, तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है। और जिस तरह से अभी न्यू सिलेबस रिलीज़ किया है कमीशन ने, देन उसके अकॉर्डिंग तो अब हमें 2 साल का करंट अफेयर पढ़कर चलना है। तो यानी कि 2024 और 25 हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका स्टैचू जो है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ पैंगोंग सो। पैंगोंग सो लेक है, ठीक है, जो कि आपका लद्दाख रीजन में और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर जो है वो ये स्टैचू इनॉग्रेट किया, और इमीडिएटली रिस्टोर जो है वो स्टैचू इनॉग्रेट किया है जब भी जो है वो, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर डिसएंगेजमेंट, अभी चाइना और इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट हुई, यानी कि मिलिट्री के जो हमारा इशूज़ चल रहे थे वो थोड़े से सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर 4.5 ईयर
मतलब 4.5 ईयर एगो जब वो हमारा डिस्प्यूट जो शुरू हुआ था वो अभी स्टिल जो है वो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो गई है। तो उसके तुरंत बाद जो है वो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू जो है वो इनोग्रेट किया है पोंगोंग लेक के ऊपर। अभी देखो पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद रखने हैं सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर हम बात करें पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडर ऑफ द मराठा अंपायर, इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। ठीक है, स्वराज की थीम इन्होंने रखी थी मराठा समाज के लिए, और उसके बाद इन्होंने औरंगजेब के भी अगेंस्ट फाइट लड़ी थी। और इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इनके पास अपनी नेवी थी जिससे इन्होंने पुर्तगालियों को भी डिफीट किया था। और देन बाद में पेशवाज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इनके सक्सेसर्स बनते हैं, जिसमें बालाजी बाजीराव और माधवराव, ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें जो है वो अगर हम बात करें 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली और पेशवाज के बीच में हो रखी है। देन उसके बाद पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो ये टेक्टोनिक लेक है, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है। और जहाँ पर आज ये लेक है, ऐसा कहा जाता है कि ये लेक जो है वो टेथियस सी का पार्ट है। टेथियस ओशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखना है कि जब आपकी इंडियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर ये जो है वो आपकी प्लेट जो है वो जब एशियन प्लेट की तरफ आ रही थी, तो देन यहाँ पर जब सी था तो इसके सबमर्ज होने की वजह से ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जब कन्वर्जेंस हुए तो यहाँ पर जो है हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई। तो जहाँ पर आज के टाइम पे टेथियस सी है, वहाँ पर पहले हिमालयाज़ हुआ करता था, और ऐसा माना जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट भी उसी का ही पार्ट है। ये ब्रैकिश वाटर लेक है, याद रखना ये क्या है, ब्रैकिश वाटर लेक है। और ये एक तरह से कहा जाता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। मैप पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं, थोड़ा सा मैप को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो देखो इस तरह से जम्मू कश्मीर का मैप बनता है। 370 हटाने के बाद 2 यूनियन टेरेटरी बन गए, एक लद्दाख, दूसरी हो जे एंड के के पास लेजिस्लेचर है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज द ये वाला रीजन कंट्रोल बाय द पाकिस्तान, एंड दिस वाज द रीजन दैट कंट्रोल बाय द चाइना। और यहाँ पर जो एक बैटल फील्ड आते हैं दैट इज शेचिन, ये हमारे पास है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड। 1984 में यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया था, दैट इज ऑपरेशन मेघदूत, और ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत के कंट्रोल में है। देन इसके साउथ में अगर हम चले तो यहाँ पर आपको गलवान वैली मिलेगी, और गलवान वैली के अगर हम और साउथ में आते हैं इधर वाली साइड पे, जब ईस्ट में चलते हैं हम थोड़ा, तो यहाँ पर हमें पेंगोंग लेक मिलेगी। और पेंगोंग लेक के वेस्ट में यहाँ पर आता है लेह। कारगिल जो है वो यहाँ से आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, तो आपको यहाँ पर कारगिल देखने को मिलेगा, जहाँ पर कारगिल वॉर, जिस रीजन में कारगिल वॉर रुकी है। देन अब जो आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है या लद्दाख वाला जो रीजन है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इधर जैसे रीजन है, यहाँ पर 106 किलोमीटर बॉर्डर जो कि अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, और इसका नाम है डूरांड। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे तो वो है वेम्बनड लेक। ये वेम्बनड लेक जो है वो केरला में है। यहाँ पर जो है वो रिसेंटली मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव जो है वो लॉन्च की गई। हम इसको एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में विद रिस्पेक्ट टू द पोल्यूशन कंट्रोल, कि प्लास्टिक को रोकने के लिए जो प्लास्टिक हमारे जो मेजर है उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये लार्जेस्ट लेक है केरला की और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। रामसर साइट इसको बनाया गया 2002 में रामसर साइट बनाया गया। याद रखना 1971 में जो है वो रामसर कन्वेंशन हुआ था, और 2 फैब को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024। ये न्यूयॉर्क में हुई, और FIDE जो है यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इन्होंने पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया। तो याद रखना सबसे पहले न्यूयॉर्क में ये हो रखी है। और विनर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी जो है वो इन्होंने जो है वो चैंपियनशिप जीती है। और मेकिंग इन्होंने एक एक्सेप्शनल, मतलब हमारे जिस तरह अभी अगर बात करें डी गुकेश जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं यंगेस्ट, तो देन उसके बाद ये हमारे लिए अगेन जो है एक माइलस्टोन है। और इन्होंने डिफीट किया है इंडोनेशिया की इरेन सुकंदर है, इनको डिफीट किया है इन्होंने। और ये पहली भारतीय बनी है, ठीक है, पहली भारतीय एंड सेकंड प्लेयर है वर्ल्ड में आफ्टर चाइनाज, ठीक है। वेंजू के बाद ये जो है वो वर्ल्ड की दूसरी प्लेयर बनी और भारत की पहली जिन्होंने जो है वो इस टाइटल को जो है वो 1 से ज़्यादा बार जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बार 2019 में जॉर्जिया में जब समिट हुआ था वहाँ पर जीता था। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन की अगर बात करें तो डी गुकेश। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो सिंगापुर में हुई थी। देन उसके बाद सूर्य किरण की हम बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। 18th एडिशन इसका नेपाल में हुआ है। 17th कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। तो 2023 ये इंपॉर्टेंट रहता है। और 17th एडिशन और 18th कहाँ पर हुआ? नेपाल में। देन उसका अदर कुछ एक्सरसाइज की हम बात करें साथ के साथ में लर्न करते हैं, क्योंकि अगर हमारे नेबर्स वाले एक्सरसाइज हम साथ के साथ ही पढ़ लेंगे, सही रहेगा। तो गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है। ई कुर्विन हमारी मालदीव्स के साथ होती है। हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ होती है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होती है, ठीक है। और मित्र शक्ति जो है वो इंडिया श्रीलंका,
ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ होती है, शक्ति वरुण गरुड़ ये फ्रांस के साथ होती है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है और युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ है। फिर एक और आती है मालाबार, जिसको भी हम अभी जो वो डिस्कस करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मालाबार जो एक्सरसाइज है वो किन के साथ होती है। ठीक है, मालाबार के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देन उसके बाद क्वाड की हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 20 साल अभी कंप्लीट हो गए, यानी कि 2004 में जो है वो ये समिट सबसे पहले आया था। और ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, डेमोक्रेटिक नेशंस है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि इसमें जब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया तो वर्ल्ड की लीडिंग डेवलपिंग कंट्री है। देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर इसका, तो फ्री एंड ओपन इंडो ओशियन रीजन, जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें जो है वो फ्री एंड ओपन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सबके लिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 2004 में हुआ था इसकी फॉर्मेशन, और इसकी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो सुनामी 2004 में आई थी उससे लिंक करती है। तो सुनामी में जिस तरह से इन्होंने कॉपरेट किया था इन 4 कंट्रीज से, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, एक अलग से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो फिर एक ग्रुप बन जाता है। 2007 में फॉर्मली जो है वो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, शिंजो आबे जी, वो जो है वो क्या करते हैं, फाइनली 2007 में बना देते हैं क्वाड को। फिर उसके बाद 2008 में जो वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ 2007 में ही क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्वाइन करता है, लेकिन उसके बाद विड्रॉ भी कर लेता है ऑस्ट्रेलिया इसको 2008 में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2008 में चला गया। पहले जब शिंजो आबे ने डिसाइड किया कि 2007 में समिट होगा, लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वापस चला गया। लेकिन 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने रीज्वाइन कर लिया, और फर्स्ट जो आपका क्वाड का ऑफिशियल समिट है वो फिलीपींस में हुआ था 2017 में ही। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी इंडिया और यूएस के साथ, इंडिया और यूएस ने शुरू की थी। देन यहाँ पर जापान ने 2015 में ज्वाइन किया था इसको, और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में ज्वाइन किया था। सिग्निफिकेंस क्या रहता है हमारे लिए स्पेशली क्वाड का, तो देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट करता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, और वेस्ट के साथ हमारी इंगेजमेंट भी अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रहती है क्योंकि मोस्टली यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री और यूएस के साथ जितने अच्छे रिलेशन हमारे होंगे उतना ही जो है वो हमें ट्रेड के रिगार्डिंग प्रॉफिट हो सकता है। साइंटिफिक कोलैबोरेशन यहाँ पर रहेगा, पीपल टू पीपल टाइज। चैलेंजेस भी आप बता सकते हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, और वहीं वेस्टर्न जो आपका लाइक क्वाड है I2 U2 का भी मेंबर है। तो इस तरह से एक तो चैलेंज रहता है। सेकंड उसके बाद यूएस अगर जैसे ब्रिक्स कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि अपनी करेंसी बनाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है रिगार्डिंग कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाते हैं, डॉलर को अवॉइड करते हैं, तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी उसका असर देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है वो पॉइंट्स को यहाँ पर बता सकते हैं एज एन कंसर्न। देन वे फॉरवर्ड भी आपके पास होनी चाहिए जिसमें हम बोलते हैं कि पीपल टू पीपल टाई होगा, और इंडिया अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है, तो हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। देन उसके बाद हम जो है वो फिर आगे चलेंगे, अपने इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, ऐसा हमारे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा। देन उसका विक्रम साराभाई जी के बारे में बात करेंगे। 52nd डेथ एनिवर्सरी थी इनकी 30 दिसंबर को। इनका बर्थ जो है वो 12 अगस्त 1919 को हुआ था। इंडियन फिजिस्ट थे और साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने बहुत काम किया है स्पेस रिसर्च में और स्पेशली न्यूक्लियर फील्ड में। तो न्यूक्लियर भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इनका बर्थ याद रखना 12 अगस्त 1919 में कहाँ पर होता है, अहमदाबाद गुजरात में। इनके कंट्रीब्यूशन से अगर हम बात करें तो इसरो की ISRO के एस्टेब्लिशमेंट में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है 1969 सॉरी। और DRDO की एस्टेब्लिशमेंट में भी 1958 इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आर्यभट्टा सैटेलाइट जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी उसमें भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर है वो भी जो है वो आपका इनके टाइम पे बना, तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम के लिए जो है वो पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन भी। देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहीं पर बात करें तो इसमें जो हमें याद रखना है साथ के साथ में एटॉमिक एनर्जी उसके साथ, तो देखो यहाँ पर क्या है अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है उनको मिल रखा है 1962 में। पद्म भूषण जो है वो उनको मिला है 1966 में, और पद्म विभूषण मिल रखा है 1972 में। और इनको महात्मा गांधी ऑफ साइंस जो टाइटल दिया था ये APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था। तो याद रखना APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने क्या किया है महात्मा गांधी ऑफ साइंस का टाइटल जो है वो किसको दिया है, विक्रम साराभाई को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विक्रम साराभाई के नाम पे हमारा जो है वो स्पेस जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है या सेंटर भी है। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे की टॉपिक रहेगा आज का ये। तो अरुणाचल प्रदेश देखो ईस्ट मोस्ट स्टेट है हमारी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ कितना 1030 किलोमीटर, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है 440 किलोमीटर, और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है 160 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से ये क्लियर होता है कि अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देन उसके बाद 1962 में आसाम का पार्ट था, लेकिन 1972 में जो है वो इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश भी हिमाचल प्रदेश के जैसे ही पहले फुल स्टेटहुड बनने से पहले यूनियन टेरिटरी था। तो ये पॉइंट हम याद कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में भी क्वेश्चन बने।
देन 1987 में अगर हम बात करें तो फुल स्टेटहुड मिला है और 24th स्टेट बना है इंडियन यूनियन का। कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है ईटानगर। स्टेट बर्ड अगर हम बात करें तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल, और स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो वो है मिथुन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को जो है वो ऑर्चिड पैराडाइज भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और इनर लाइन परमिट जो है वो अप्लाई होता है अरुणाचल प्रदेश को भी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट अप्लाई होता है, यानी कि अगर आपको स्टेट में जाना है तो आपके पास जो है वो ILP होना चाहिए। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि यहाँ पे एक अंजो करके ANJAW, यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया की, जो कि बिल्कुल ईस्ट में सिचुएटेड है। देन उसके बाद पटकई बूम जो आपकी ये हिल है पटकई बूम, ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये बॉर्डर रीजन जो है वो किसके साथ शेयर करता है आपका, जो ये हिल है ये म्यांमार और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश में है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें जो आपकी जो है वो, इसको हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, लेकिन पहले लिस्ट में पढ़ लेते हैं ताकि लर्न करना ईजी रहे। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये टाइगर रिजर्व भी है। तेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दिबांग और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहांग दो इंपॉर्टेंट आती है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नामदापा नेशनल पार्क और मेलिंग नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर, दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। दो डैम है यहाँ पे जो फेमस डैम है, दिबांग डैम, और उसके बाद दूसरा आता है रनगंदी डैम, और दूसरा आता है दिबांग डैम। देन फेस्टिवल्स की हम बात करें तो लोसर, सोलंग, ध्री, ठीक है, तमलडू और पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है। ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो अभोर, अतापानीज, ठीक है, खमती, निशी और वंशो ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। और ये निशी, ये दो इंपॉर्टेंट, अतापानी ट्राइब को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निशी ट्राइब जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल से लिंक करती है, स्पेशली पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल। माउंटेन पासिस की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पर माउंटेन पासिस है वो इंडो तिब्बत रीजन से टच करते हैं, जैसे बॉमदिला पास, ठीक है, बुमला पास, तुंगा पास और दिबांग पास। तो ये इंपॉर्टेंट पासिस है, बॉमदिला पास, बुमला पास, तुंगा पास और दिबांग पास। ये सभी के सभी पासेज जो है वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जो है वो, ये मतलब इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, और ट्रेड एंड कॉमर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इनका रहता था। माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकई, ये रेंजेस है, माउंटेन हिल्स है छोटी छोटी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। देन फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पाइन, टेम्परेट एंड अल्पाइन, ये जो है वो इस रीजन में आपको इस तरह के फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑयल एंड गैस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो खरसंग ऑयल गैस फील्ड भी जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खरसंग ऑयल फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कोई अनएक्सपेक्टेड फैक्ट है ये कि यहाँ पर भी कोई ऑयल फील्ड हो सकती है, तो याद रखना खरसंग ऑयल फील्ड जो आपकी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। देन उसके बाद मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखें अगर कुछ पॉइंट्स को, तो देखो सबसे की पॉइंट हमें याद रखना है अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मैप से, तो अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्टर्न स्टेट, इधर वाली साइड अगर हम बात करें यहाँ पर वेस्ट में तो यहाँ पर आ गया भूटान, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ गया चाइना, और ईस्ट में अगर हम बात करें तो दैट इज़ म्यांमार। अभी यहाँ पर पटकई बूम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके साउथ में बात करें तो नागालैंड से बाद आता है नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम के वेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर आ गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से नॉर्थ में अगर हम बात करें तो आसाम, और यहाँ पर इधर वाली साइड पे हो गया आपका मेघालय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और देन भूटान से अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ हो गया सिक्किम, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र, जिसको सैंगपो तिब्बत में कहते हैं, और दिहांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। उसके बाद दिबांग, लोहित, सुवर्णश्री और त्रिप, ये इंपॉर्टेंट जो है वो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है आपकी ब्रह्मपुत्र की, और ये जो है वो पूरे के अरुणाचल प्रदेश से जो फ्लो करते हैं। देन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर काफ़ी देखा जाता है, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि ट्राइबल रीजन है तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी कि जूम कल्टिवेशन यहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट है काफ़ी, और पहले बहुत हुआ करती थी, अब थोड़ी लिमिटेड हो रही है, क्योंकि अदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर जो है वो जनरेट होने शुरू हो गए हैं, जैसे हाइड्रो पावर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर या एग्रीकल्चर, तो काफ़ी जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। कैश क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है। देन उसके बाद मैप पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यही सारी जो है वो जितने भी हमारे फैक्ट्स आते हैं उनको मैप में एक बार कवर करें तो देखो इस तरह से यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है वो दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। देन उसके बाद मोलिंग जो है वो आपको इस तरह से यहाँ पर नॉर्थ में, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में जो आपको मोलिंग मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कमलांग जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आती है, और नामदापा की अगर हम बात करें तो नामदापा नेशनल पार्क भी है और नामदापा टाइगर रिजर्व भी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि ईटानगर इस रीजन में, और तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी नॉर्थ में आती है, बिल्कुल अफगानिस्तान, बिल्कुल जो आपका आसाम है उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। देन उसके बाद पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और पक्के जो है वो टाइगर रिजर्व, ये दोनों साथ में आते हैं इधर। और देन उसके बाद अगर हम भूटान के साइड पे यहाँ पे बात करें तो भूटान के ईस्ट में आपको यहाँ पर जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको देखने को मिलेगी। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।